गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने जजिस तकर्री पर आईनी तरमीम लाने पर गौर शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में वफाकी वजीर कानून ने जजिस को आगाह भी कर दिया। मुमकिना तौर पर हुकूमत 19वीं आईनी तरमीम में मौजूद जजिस तकर्री के तरीक़ाकार को बदलने का इरादा रखती है। आइन के आर्टिकल 175A में अदालत उज़्मा में जज तैनात करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास ही मौजूद है। जजिस तकर्री का मामला माजी में मुतादिद मरतबा ज़ेर बहस आया है। इस प्रोसेस में मुबैना तौर पर इंतजामिया की से कम होने का शिकवा किया जाता रहा है। क्या अब की बार हुकूमत इंतजामी और हुकूमती कंट्रोल बढ़ाने का इरादा रखती है या मकसद सिर्फ आईनी अदालती इस्लाहात करना है? इस सूरत हाल में ये देखना अहम है कि क्या आईनी इदारे एक पेज पर मौजूद होंगे या नहीं। इससे कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में देखा गया जब मामलात अफाम तफहीम से हल किए गए, लेकिन अब की बार हालात मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। हुकूमत जिसे एक तरफ अपोजिशन का इम्तहान दरपेश है, क्या एक नया महाज खोलने की गलती तो नहीं करने जा रही? साथ ही जानेंगे कि अगर आईनी तरमीम लाई जाती है तो क्या वाकई जजेस पर मनमर्जी की तकर्रियों के इल्जामात से छुटकारा हासिल किया जा सकेगा। और दूसरे सेगमेंट में बात होगी पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतालिक, जिसने बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 2 सूबों में गवर्नर पहले से ही पीपल्स पार्टी के लगाए जा चुके हैं। सदर ने सरदार सलीम हैदर खान की बतौर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तकर्री की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना से पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलने का इम्कान है। 2 वजारतें सिंध, 2 बलोचिस्तान और बाकी 4 वजारतें पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पार्टी रहनुमाओं को दी जाएंगी। पहले मरहले में वफाकी वजारतें दी जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में वज़राए मुमलिकत बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने निहायत अहम वक्त पर हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला किया है। इस वक्त अपोजिशन पूरी तरह से हुकूमत के खिलाफ निकलने के लिए तैयार है। देखना यह है कि पीपल्स पार्टी के ज्वाइन करने से हुकूमत की पोजीशन किस कदर मुस्तहकम हो सकेगी। दूसरा अहम नुकता यह कि पीपल्स पार्टी ने अगर वजारतें लेनी ही थी तो इतनी ताखीर किस लिए की। और आखिरी सेगमेंट में बात होगी टैक्स नादरहिंदगान के खिलाफ हुकूमती एक्शन की। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की FBR की तजवीज़ की मुखालफत करती है। PTA के मुताबिक वो कानूनी तौर पर सिमें बंद करने के इस हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है और सिम ब्लॉक करने का अमल उनके फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। मोबाइल सिम बंद करने से ई-कॉमर्स और ट्रांजैक्शंस का अमल भी मुतासिर होगा। ये जानने की कोशिश करेंगे कि PTA के एतराज़ात किस कदर दुरुस्त हैं। हमारा बहुत कॉम्पिटेंट हमारे साथ मौजूद है। हमेशा की तरह अनवर रज़ा साहब आज स्टूडियोज़ से बाहर तशरीफ़ रखते हैं। स्टूडियोज़ में बतौर मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज आमिर सईद अब्बासी साहब, क्योंकि अभी वो पब्लिक TV का हिस्सा नहीं है। और इसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक सलीम तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ के अंदर। और इसके अलावा हसनात मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। और क्योंकि अदालत से मुताल्लिक जो आईनी तरमीम की बात हो रही है तो उसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर उनसे बेहतर शायद बात कोई ना कर सके। हसनात मलिक साहब, क्या ये तरमीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ये जो बहस एक नई जन्म ले चुकी है कि आईनी तरमीम लाएंगे तो जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बहुत सा अभाम पाया जाता है। जो पहले जजेस थे, क्या उनकी तैनातियाँ दुरुस्त नहीं थी? देखिए जी, ये जो नया अब तरीक़ाकार जो चल रहा है, ये 18वीं तरमीम में जो है वो इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनी, एक जुडिशल कमीशन और एक पार्लिमानी कमेटी। फुल कोर्ट ने ये तकरीबन उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में 4 महीने केस सुना। तो आखिर में ये फैसला हुआ कि कुछ सजेशन दे के दोबारा मामला पार्लियामेंट को भेजा जाए। जुडिशल कमीशन में जजेस की जो तादाद थी वो बढ़ाई गई। इस वक्त 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा है। तो पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उस वक्त जो है वो जुडिशरी बड़ी स्ट्रांग थी। उस वक्त का मीडिया, अपोजिशन सारे इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ खड़े थे। तो फिर ये 19वीं तरमीम आ गई। और उसके बाद जो ये हुआ कि पार्लिमानी कमेटी के हवाले से उन्होंने कहा जी, पार्लिमानी कमेटी अगर किसी नामिनेशन जिसको हम इधर से भेजते हैं किसी जज का नाम, वो रिजेक्ट करती है तो दोबारा हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद पार्लिमानी कमेटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया मुनीर भट्टी का, उसने मजीद पार्लिमानी कमेटी को इनफेक्टिव कर दिया। उस पर बड़े इतराज़ात पार्लियामेंटेरियन के थे कि जी सारी पावर जो है वो जजेस के पास आ गई हैं और जो है पार्लियामानी कमेटी इनफेक्टिव हो गई है। ये मामला चलता रहा, लेकिन हम 5 साल में देख रहे हैं कि अब तो जो है जजेस में तकसीम है। पहले तो ये होता था कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जो वो फैसला करते थे सारे जज उसको एंडोर्स करते थे। अब तो हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट जो 3-4 अपॉइंटमेंट हुई हैं जो जूनियर जजेस की, उसमें सख्त इख्तिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अंदर आया। पहले नहीं थी, पहले 4-5 साल से, यानी इस मामले में पॉइंट ऑफ व्यू कुछ जजेस का ख्याल है कि क्राइटेरिया बनाया जाए, सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो अदरवाइज किया जाए। कुछ का था कि नहीं, चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो जिसको मर्जी लेके आए ऊपर। तो ये मामला चल रहा है। अब इसमें जो होना ये चाहिए कि क्राइटेरिया बनाया जाए, उसके लिए रूल्स तब्दील किए जाए।
जो असल डिमांड है कि जुडिशियल कमीशन के रूल्स अगर आप देखें तो जजेस की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस को लाम उतना ही इख्तियार है कि उसने नाम भेजना है, किसी को कंफर्म करना है, रिजेक्ट करना है, तो वहाँ जो है वो उसको रेगुलेट करने की उस पावर की ज़रूरत है। लेकिन बताया जाता है कि कल लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने उन्होंने कहा जी कि आप रूल्स अमेंड कर रहे हैं, क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं और पूरा जो एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वही तब्दील हो जाएगा, जुडिशियल कमीशन की हैत ही तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये कैसे इंश्योर होगा कि जो तरीक़ाकार लाने लगे हैं उससे शफाफियत आएगी? क्या नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा इससे? मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ें होंगी। देखें, यही जो सिस्टम ये चल रहा है एग्जिस्टिंग, इसमें रूल करके क्राइटेरिया बनाया जाता और उस पर बात होती। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो नहीं चाहते कि कोई क्राइटेरिया, कोई रेगुलेशन, कोई रूल्स बने, रूल में तब्दीली लाई जाए, और इसी वजह से हुकूमत भी, क्योंकि सारा ये जो अदलिया है अगर आप देखें तो इसकी सारी वर्किंग एक फर्द के गिर्द घूमती है। चीफ जस्टिस के तहत कभी एक चीफ जस्टिस आएगा तो डैम बनाएगा, एक जाएगा तो वो नस्ला टावर गिराएगा, एक आएगा उसने करप्शन खत्म करनी है, तो सारे इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी चेंज हो जाती है। यहाँ इंस्टीट्यूशनल तो है ही नहीं सिस्टम। तो वो चीफ जस्टिस साहब की, जब जस्टिस साहिबान जितने हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, जब वो नहीं चाह रहे थे तो हुकूमत ने भी कहा कि जी कॉन्फ्रेंस ले आते हैं। अब नाम क्या लिया जा रहा है कि जी पार्लियामेंट को एम्पावर किया जा रहा है और इस वजह से ये अमेंडमेंट ली जा रही है। लेकिन एक्चुअली ऐसा असल मसला ये है, पार्लियामेंट, मेरा ख्याल है कि पार्लिमानी कमेटी ने अपने रूल्स में तब्दीली करके मजीद अपनी पावर कुछ ली है। अब जो नाम भेजे जाते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको इंटरव्यू किया जाता है, पार्लिमानी कमेटी आधा घंटा उनसे पूछगछ होती है, ऐसी बात नहीं है। और फिर ये भी इनका इनफॉर्मली ये डिसाइड हुआ है कि पार्लिमानी कमेटी अगर नाम भेजेगी तो जुडिशियल कमीशन उसको नहीं कंसिडर करेगा, ये बात मानी गई। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि हुकूमत कह रही है कि नहीं, हमने माजी में हम देखते हैं कि किसी और नाम से चीजें होती थी, अब जी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को करना है हमने मेंटेन, इस वजह से अमेंडमेंट ला रहे हैं और पार्लियामेंट को मजीद एम्पावर किया जाएगा और जजेस की जो रोल है जजेस की अपॉइंटमेंट में वो कम करने के हवाले से बात हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सारी चीजें ठीक हो सकती थी अगर रूल्स में अमेंडमेंट, और अगर जजेस के तकर्री के तरीके कार में जजेस के रोल को ही कंट्रोल कर लिया गया तो फिर बाहर से आकर कोई कैसे बताएगा कि कौन कितना अहल है? डॉक्टर साहब, एन अदर अमेंडमेंट क्यों? देखिए, 53 साल हुए आइन को बने हुए, 26 तरमीम तो आ चुकी हैं, एक और उसमें 27वीं हो जाएगी। आप सोचिए ज़रा कि जो असल मसला है, 23 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए, बहुत बड़ा मसला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर 15 घराने अगर आप चुन लेना पाकिस्तान में, उसमें एक घराना ऐसा है जो केसेस में इन्वॉल्व है। 1 आउट ऑफ एवरी 15 फैमिलीज इसमें। और फिर वो आपको भी याद आता है रिसेंटली वो ताहिरा सुल्ताना साहिबा, 91 ईयर ओल्ड, उनका 53 साल से केस चल रहा है। प्रोड्यूसर साहब, अगर आप दिखा दें ताहिरा सुल्ताना साहिबा, 53 साल से केस चल रहा है, 1964 से केस चल रहा है। कभी मुझे सलमा महसूस ये होता है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं। बिल्कुल। आप सोचिए, कोई नफा नुकसान भी सोचता है इन सारी चीज़ों में। जब बैरूनी सरमायाकार आता है पाकिस्तान के अंदर, अभी हम बात कर रहे हैं कि 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आने वाली पाकिस्तान, ऐसे ही वो उसका पहला सवाल उठता है कि तनाज़ात, अगर कोई तनाज़ा हो गया मेरा आपके मुल्क के अंदर तो उसका हल कौन करेगा? सऊदी अरेबियन इन्वेस्टर हमसे ये पूछते हैं कि जी आपकी अदालतों में हमने नहीं जाना, वो क्लॉज लिखवाते हैं कि जी हमने आपके बाहर की अदालत। तो ये 25 अरब 50 अरब हम खींचने जा रहे हैं, और साथ में हम ये इतनी बड़ी अनसर्टिनिटी, एक वो अदम इस्तेहकाम सा, अदालत के अंदर भी सियासत, मईशत के अंदर भी सियासत। और फिर जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं जब बैरूनी इन्वेस्टर आता है यहाँ, वो ये पूछता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ जस्टिस, कि जो माहौल आपने कायम कर रखा है वो कानून और आइन के मुताबिक मेरे केस का फैसला होगा या नहीं होगा। वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो मतलब क्या हम चाहते क्या हैं इसमें? अभी तक ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं है कि क्या चाहते हैं इसमें। वो तो अभी हसना साहब ने कहा कि पावर, हु हैज द पावर। ट्रू। वो केस ही सारा पावर का चल रहा है, जजेस के पास पावर है, उसके पास पावर है, वो जो 24 करोड़ पाकिस्तानी उनको छोड़। और हमारे सारे इदारे क्लेम करते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदलिया कहती है अदालत सुप्रीम है, आईनी इदारे क्या इस वक्त एक पेज पर हैं आमिर अब्बासी साहब या नहीं?
देखिए सलमा, तमाम जो इक़दामात होते हैं, पार्लियामेंट वो लेजिस्लेशन कर रही हो, अदलिया उसमें किसी मुकदमे का फ़ैसला कर रही हो, या एग्जेक्टिव जो हमारी है वो किसी पॉलिसी के ऊपर जो है वो फ़ैसला कर रही हो या अमल दरामद कर रही हो, नीयत बहुत मैटर करती है कि उसमें उस इदारे की नीयत क्या है। इस वक्त ये जो लेजिस्लेशन की बात हो रही है कि आईनी तरमीम के ज़रिए एक जुडिशल रिफॉर्म्स लाई जाएँ, और ये इस वक्त ये क्यों नौबत पेश आई? क्योंकि इसमें बहुत से अभाम हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो दरपर्दा चल रही हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि ये जिस तरह हसनात साहब ने फरमाया कि अदलिया के अंदर जो डिवाइड है, और अदलिया के अंदर जो डिवाइड है उसमें एक बड़ी क्लियर लाइन है कि कुछ जजेस ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, और कुछ जजेस ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो है वो एग्जेक्टिव की तरफ देख रहे हैं, उनका झुकाव है। एक और चीज़ अगर आप क्लियर कर दें आम आदमी के लिए भी और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ऑफ कोर्स, कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में क्या जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार से मुतालिक कोई चीज़ शामिल नहीं थी? अगर अमेंडमेंट आएगी तो उसमें अलहदा चीज़ें होंगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से? जी, दैट इज़ बिल्कुल वो एक सेपरेट प्रोसेस है, और वो एक एक्ट के ज़रिए वो तरमीम वो जो लाई गई हैं, कानून लाया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, और उसमें ये कहा गया है कि पहले जो बेंचेस की तश्कील थी, मुकदमात की फिक्सेशन थी, वो फ़र्द वाहिद के पास थी, चीफ जस्टिस के पास, अब वो कमेटी के पास है। लिहाजा वो तो बिल्कुल एक जो चीफ जस्टिस की पावर्स हैं उनको डेलीगेट किया गया, उनको तकसीम किया गया, कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया, उसका जजेस की अपॉइंटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो ये पूरी एक आइनी तरमीम के ज़रिए इस पूरे अदलिया का जो एक ढांचा है उसमें तब्दीली की जो है वो एक खबर सामने आ रही है, और उसका बिल बाकायदा तौर के ऊपर जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास में बताया कि हम आइन के आर्टिकल 175A में जो है वो तरमीम करने जा रहे हैं। अब इस तरमीम के लिए भी नीयत देखें ना, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि नीयत बहुत मैटर करती है कि क्या हुकूमत इस स्टेज के ऊपर क्यों चाहती है कि पार्लियामेंट जो है उसकी एक कानून साजी और लेजिस्लेशन के ज़रिए और तरमीम के ज़रिए इस पूरे निज़ाम को तब्दील कर दिया जाए। क्योंकि बहुत अहम है कि अदलिया के अंदर जो इख्तलाफात हैं या जो ग्रुपिंग है उसमें कुछ जजेस की एक राय है, और जो आपको याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने भी ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव मुदाखलत कर रही है, और वही मामलात फिर दोबारा पहले एग्जेक्टिव की तरफ भेजे गए, फिर वहाँ से वो कमीशन की तरफ गए, कमीशन से वापस वो अदलिया में आए, और अब अदलिया का उसके ऊपर एक्शन जो है वो चल रहा है। लेकिन क्योंकि जो अदलिया के अंदर बहुत से जजेस जो हैं वो एग्जेक्टिव की जब मुदाखलत की बात करते हैं, तो अब तो एक पूरी तरमीम के ज़रिए उस पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील किया जा रहा है। जजेस की अपॉइंटमेंट्स हों, जजेस की शफलिंग हो, किसको कब चीफ जस्टिस बनना है, कब उसको तब्दील करना है, उन तमाम चीज़ों को सामने रखकर खबरें सामने आ रही हैं कि ये लेजिस्लेशन हो रही है और ये तरमीम हो रही है। लिहाजा इसके बहुत से नुकसानात भी होंगे, इसके ऊपर बहुत एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत है। और देखें जुडिशल कमीशन के इजलास में अब ये जब वफाकी वज़ीर साहब ने ये बताया, तो अब तो जजेस की पूरी अपॉइंटमेंट्स एक किस्म की रुक जानी है, क्योंकि रूल्स भी तब्दील हो रहे हैं, और जो पूरा स्ट्रक्चर है और जो उसकी साख्त है इस जुडिशल कमीशन की वो तब्दील हो जाएगी। लेकिन फिर क्योंकि बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उन्होंने बताया कि क्योंकि बहुत सी सीटें खाली हैं, हमने जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, तो अब तो ये फैसला हुआ है कि इन्हीं रूल्स के तहत होगी। लेकिन इस सारे तरीक़ाकार के तहत जो चीफ जस्टिस साहिबान की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें हैं, उनके कुछ जजेस को एक्सटेंड करने और कुछ जजेस को उस पूरे प्रोसेस से निकालने की जो खबरें हैं, इससे एक नई लड़ाई होगी और इससे एक नया तनाज़ात खड़े होंगे। लोगों को पहले इंसाफ नहीं मिल रहा, पहले ही अदलिया के जो हालात हैं वो मसाइल पैदा होंगे। और ये भी कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में शायद टेक्निकली तोसी हो जाएगी अगर इस बिल पर अमल दरामद होता है या इस आईनी तरमीम को लाया जाता है। तो अनवर रज़ा साहब, क्या मन मर्जी की तकर्रियों के इल्जामात से इस तरह छुटकारा मिल सकता है? इज दिस द ओनली वे कि अमेंडमेंट कर दी जाए और फिर ऑन मेरिट सारी चीजें हो जाएंगे, ये तनाज़ात बरकरार रहेंगे और जैसे बासी साहब कह रहे हैं कि मजीद मिसाइल पैदा होंगे इससे? बहुत शुक्रिया सलमा। पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट का ये हक है कि वो लेजिस्लेशन करे और आइन में तरमीम कर सके, लेकिन इसके लिए वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किस वक्त पर आपने क्या फैसला किया। अब अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक भी है, ये भी समझ लीजिए, तो फिर ये देखिए कि जब 6 जजेस ने जो खत लिखा, क्या गवर्नमेंट उस खत की बुनियाद पर तरमीम करने की ख्वाह है? ये भी एक सवाल अपना पैदा होता है और इसका जवाब भी लोग तलाश कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, जजेस तकर्री पार्लिमानी कमेटी में जो तरीकाकार था, हमने इसको कवर भी किया कि जजेस के हवाले से आप यकीन जानिए कि यहाँ पर पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जो पार्टीज के मेंबरान वहां पर बैठे होते थे, उस बुनियाद पर जजेस की तकर्रियां पहले की जाती थी।
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फला जज पसंद है, उस पर सबने आमीन कह देना है, मुस्लिम लीग नून को पसंद है तो उस पर बाकी पार्टियों ने आमीन कहना है। तो ये जो तरीकाकार था उसमें बिल्कुल सियासी तकर्रियां की जाती थी, जिसकी वजह से ये बहम भी पैदा हुआ और जो निज़ाम है वो भी डिस्टर्ब हुआ। देखिए, अदलिया में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन क्या जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से वो तमाम पार्लियामेंट के जो सियासी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहिए था? आपको आईनी तरमीम से पहले तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और जो जजेस तकर्री कमेटी है उसकी इनपुट लेनी चाहिए थी। उसके बाद आपको ये बिल इनिशिएट करना चाहिए या इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत ये पल्स चेक कर रही है कि क्या उनकी इस आईनी तरमीम के हवाले से जो डिबेट शुरू हुई है उस पर जजेस का रद्द-ए-अमल क्या होगा। देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमारे यहाँ तमाम इदारों में इसी तरह की पॉलिटिकल तकर्रियां की जाती हैं, फिर उसके बाद आप उसके रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि ये निज़ाम दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट को ये नया पनारा बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तासुर पार्लिमानी जमातों में तो अपोजिशन भी आती है जो असेंबलियों में बैठने को तैयार नहीं है, बाकी मामलात पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है, तो इस अमेंडमेंट के लिए अपोजिशन क्यों आकर बैठेगी? उनका क्या इंटरेस्ट है? देखिए सलमा, कुछ इंटरेस्ट आपके मुल्क के लिए होते हैं, आपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करना होता है। कई इदारों में जो बेहतरी की बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं कि वो हुकूमत में है, ये अपोजिशन और सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए होता है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इस मामले पर बैठने को तैयार होगी, क्योंकि जो मिनिमम कौमी एजेंडा है उस पर अपोजिशन बात करने को तैयार है। लिहाजा इस मामले को आपको ग्रेट डिबेट करनी चाहिए, पार्लियामेंट में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी इनपुट लेनी चाहिए। उसके बाद देखिए ना, फिर आप अगर हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए कुछ करती है तो फिर इस पर यह तासुर नहीं होगा कि शायद हुकूमत अपने कोई मखसूस इंटरेस्ट के लिए ऐसा कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये कौमी एक इशू है और इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। वरना फिर माजी की तरह ये भी इल्जाम लगाया जाएगा कि ये आईनी तरमीम जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए की गई, क्योंकि माजी में ऐसा होता है कि जिस हुकूमत को जो सूट करता है वो उस इदारे में उसी तरह की तरमीम लेकर आ जाते हैं। लिहाजा आपने सबसे अहम बात अनवर साहब आखिर में की है कि जिसको जो सूट करता है वो जरूर करते हैं, जाते जाते कहीं ना कहीं उस वक्त की हुकूमत का इंडिया मफाद होता है। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो पीपल्स पार्टी जो वजारतें अब लेने जा रही है उसके मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि पीपल्स पार्टी के मामले पर जाएं, इस बहस को जो ब्रेक से पहले चल रही थी उसको कंक्लूड करना ज़रूरी है। हसनात साहब, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सबसे आखिर में पूछने जा रही हूँ, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई एक्सटेंशन मिलने वाली है और क्या वो इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, और इन एनी केस अगर ये तरमीम लाई जाती है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, लॉ मिनिस्टर साहब से बात हुई है तो वो उन्होंने इस हवाले से डिनाई नहीं, उन्होंने कहा कि जी इस किस्म की प्रपोजल्स आ रही हैं लेकिन अभी तक मेरे टेबल पे नहीं आई। लेकिन इतलात ये हैं कि जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं, जो बिहाइंड द सीन गवर्नमेंट के अंदर जो प्रपोज कुछ वकला हैं वो इस हवाले से काम कर रहे हैं। एक प्रपोजल ये है कि जी सारे जजेस की एज जो है 65 से 68 कर दी जाए। दूसरा ये है कि जो चीफ जस्टिस का टेन्योर जो है वो 3 साल के लिए मुख्तस कर दिया जाए। दोनों सूरतों में चीफ जस्टिस को फायदा है। मौजूदा चीफ जस्टिस ज़ाहिर बात है उनके लिए ही पर्पज़ तो यही है कि अगर सिस्टम की कंटिन्यूटी चाहिए और जो हमारे इस वक्त एग्जेक्टिव की सोच है मुख्तलिफ पॉइंट पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो PTI हो, उस हवाले से तकरीबन मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल की भी वही तकरीबन सोच है। उनके 6 महीने का जो टेन्योर है वो आपके सामने है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी समझती है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल का 2 साल रहना जो है वो उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या चीफ जस्टिस काजी फैसल लेंगे या नहीं, ये जो एक्सटेंशन 3 साल के टेन्योर पे, या देखना होगा। अगर वो एज सब जजेस की 65 से 68 कर देंगे तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल वो अवॉइड करें। लेकिन अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन आती है जिसमें सिर्फ उनका फ़ायदा है, फिर जो हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से PTI इसको रेजिस्ट करेगी, मेरा ख्याल है कि वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। और क्या कुछ जजेस फारिग भी हो जाएंगे इस सारे प्रोसेस में? और चीज़ें भी सुना है कि जुडिशल पैकेज जो आ रहा है इसमें और काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। कोई ये भी आ रही है कि कोई ऐसी अमेंडमेंट जिसके तहत कुछ जज को पार्लियामेंट में भी समन किया जा सके। हालांकि ट्राइकोटमी ऑफ पावर की ये सिरे से वायलेशन है, बिल्कुल इस तरह हो नहीं सकता। लेकिन चीज़ें बहुत हैं, जैसे मैंने बताया कि इस वक्त माजी में डॉक्टर साहब ज़्यादा बता सकते हैं कि कुछ किसी दौर में हमें मज़हब के नाम पे बहुत कुछ चीज़ें हुई, फिर सिक्योरिटी के नाम पे हमारे वाले से, अब हमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के नाम पे बहुत सी चीज़ें होंगी जिस पे एतराज़ात आएंगे कि ये चीज़ें इस तरह नहीं हैं जिस तरीके से जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं।
ठीक है, हिडन ऑब्जेक्टिव कुछ और भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया असनाद मलिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब इस पार्टी चूंकि वजारतें लेने जा रही है, तो डॉक्टर साहब आपको लगता है कि ऐसे टाइम पे वजारतें लेना, अगले महीने बजट भी आने वाला है, और इसके बाद अगर वजारतों में शामिल हो जाती है पीपल्स पार्टी तो ऑब्वियसली वो अकाउंटेबल भी होगी बहुत सी चीज़ों के लिए। आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी कोई गलती करने जा रही है? सलमा, मेरे ख्याल में तो अपनी 56 साल तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रही वजारतें लेना। ठीक। और देखिए, दो सवालात जो ऐसे मामलों में उठाए जाते हैं, माल और इज्जत। माल बनेगा या इज्जत बनेगी, कुछ लोग इज्जत को तरजीह देते हैं, कुछ लोग माल को देते हैं। आप सोचिए कि इस वक्त जो 9,000 अरब विफाकी हुकूमत टैक्स इकट्ठा करती है, उसमें से ढाई खरब की बात, ट्रिलियन की बात, 9,000 अरब, उसमें से 2.5 ट्रिलियन चला जाता है सिंध को, 5 ट्रिलियन पंजाब को चला जाता है, बलूचिस्तान को कोई 750 अरब, और 1,000 अरब केपी को। ठीक, मामला साफ हो गया। ठीक, 9 आपको मिला, 9 आपने बांट दिया। तो माल तो यहाँ है नहीं। ठीक है, विफाक में इज्जत बनेगी? इसका जवाब आप दे दीजिए। आई रियली डोंट नो, मैं जानना चाह रही हूँ क्या फिर मिलेगा क्या? अगर माल भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है, तो कुछ दबाव होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता क्या मिलने वाला है। अनवर रजा साहब, पीपल्स पार्टी अब वजारतें लेने जा रही है, लेकिन मुझे जो नज़र आता है, डॉक्टर साहब का तजिया इससे मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे तो नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। तो सारे सूबों में उन्होंने अपनी जड़ें फैला ली किसी न किसी सूरत में। फ़ायदे में रहेगी या नुकसान में रहेगी? सलमा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और पीपल्स पार्टी फायदे में रहेगी। देखिए, 2 गवर्नर्स उनके सूबों में आ चुके हैं। अब वो मई में या फिर जुलाई में, बजट से पहले या बजट के बाद, इन हुकूमत का बाज़ाब्ता हिस्सा होंगे और वजारतें भी लेंगे। और मुझे बताइए डॉक्टर साहब, इतने सादा तो नहीं है कि क्या कभी वजारतों में आकर आपने बेनिफिट्स नहीं हासिल किए? माजी की तारीख देख लीजिए ना। जब भी पोलिटिकल हुकूमतें आती हैं, वो क्यों हुकूमत लेती हैं? इज्जत तो एक तरफ रखी ना। वो आते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जो पॉलिटिकल उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है सियासी जमहूरियत के नाम पर, उसको फिर उन्होंने कवर करना होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फायदे में रहेगी, क्योंकि हुकूमत में आने वाली कोई भी हुकूमत जो है, कोई भी सियासी जमात है, वो नुकसान में कभी भी नहीं है, सिवाय इसके माशरे में उनके खिलाफ बातें की जाए, अवाम उनको मुर्द इल्जाम ठहराए, करप्शन के केसेस हो। तो ये इस मुल्क में कौन सी कोई नई बात है? गंदम स्कैंडल ही देख लीजिए, उस पर क्या हुआ है। यहाँ पर फार्म 47 और गंदम के हवाले से अरबों डॉलर जो खाए गए हैं, अब उसका हिसाब कौन देगा? लिहाजा हुकूमतों में आने का मकसद एक ये होता है कि आपने अवाम की खिदमत के नाम पर अपने आप को बेहतर करना है माशी तौर पर, और आपने एक ताकत के मंबे में रहना है, ताकि वरना तो आप देखिए ना, मुझे बताइए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो पैसों की भी उनके पास कमी नहीं है, लेकिन वो इक़्तिदार में आने के लिए आपको पता है कितने पापड़ अब भी बेल रहे हैं। लिहाजा जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आती है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होता, सिवाय इसके कि जो डॉक्टर साहब ने कहा कि इज्जत आनी जानी चीज है, माल तो होना चाहिए ना। ठीक है, बिल्कुल। अनवर साहब माल बनाने वाले एरियाज में मुझसे बहुत आगे हैं। वो बता रहे हैं किन किन तरीकों से माल बनाया जा सकता है, उनको तरीका है। ठीक। आमिर सईद अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी की वजारतें लेने की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वजारतें ही लेनी थी तो पहले ही ले लेते, मतलब इतनी ताखीर क्यों की? अभी तो जब सारी चीज़ें सेटल हो गई, सारे मोहरे अपनी जगह पर उन्होंने लगा दिए, उसके बाद फैसला किया कि अब हम वज़राए मुमलिकत भी बनाएंगे और वफाकी वज़रा भी बनाएंगे अपने। देखिए सलमा, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले मेरा भी यही ख्याल था कि बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको टाइमिंग्स के साथ और फैसलों के साथ और इसके साथ सियासत की साथ जुड़े होते हैं, लेकिन 8 फरवरी के बाद मेरा तो कम से कम इस बात पे यकीन हो गया है कि इन तमाम चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं होता आपकी गवर्नमेंट मेकिंग से, आपके फ़वाइद से, आपकी डिसीजन मेकिंग से, बल्कि डिसीजन मेकिंग जहाँ पर होती है वहाँ से जो ऑर्डर्स होते हैं और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो ये बाकी चीज़ें जो हैं ये सेकेंडरी हैं। प्राइमरी ये है कि फ़ैसले क्या हुए हैं, और अगर फ़ैसले ये हुए हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आएगी तो पीपल्स पार्टी आएगी, उसकी सीटें कम हों ज़्यादा हों, वो सीटें कैसे होनी हैं, कैसे पूरी होनी हैं, और या दीगर सियासी जमातों की भी किसने गवर्नमेंट में आना है, किसने अपोजिशन में आना है, अगर ये चीज़ें तय हैं तो फिर तो ये बाकी सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। और जो आपने बात की कि इज़्ज़त, पैसा या बाकी चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि वो जो है वो नहीं थी। अगर हो सकता है कि जहाँ पे ये फ़ैसला हुआ वहाँ ये रिक्वेस्ट की गई हो कि हम अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद अगर गवर्नमेंट में आएंगे तो फिर शायद वो बात मान ली गई हो। इसके अलावा अब इस सारी सूरत हाल में ये कहना कि
सियासी तौर पे नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को या कोई दूसरा नुकसान होगा। मेरा ख्याल है कि जब से उन्होंने फैसल वाडा को आज़ाद हैसियत में वोट दिया है उसके बाद तो एक चीज़ तय है कि पीपल्स पार्टी जो है उसको भी अब जो है वो तमाम तर जो सिग्नल्स हैं उनका इंतज़ार करना पड़ता है। गवर्नमेंट की पोजीशन कमज़ोर होगी या मुस्तहकम होगी? डेफिनेटली गवर्नमेंट तो मजबूत होगी जब जो फैसला साजी है उसमें शेयरिंग होगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें शेयरिंग होगी, अकाउंटेबिलिटी में शेयरिंग होगी। लोग जब पूछेंगे तो साथ में नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा। अगर महंगाई होगी तो वो जिम्मेदारी भी वो कौन सा पिछली गवर्नमेंट में वैसे जवाब देते थे जो आप देंगे? एब्सोल्युटली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप गवर्नमेंट जब इंजॉय करते हैं विद एवरी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी, तो बहरहाल आपसे सवाल तो ज़रूर होता है, आप उसका जवाब दें ना दें। और बहरहाल अब तो जवाब की सूरत हाल ही ख़त्म हो गई है और ना जो है वो 5 साल के बाद जो अकाउंटेबिलिटी होती थी वोट के ज़रिए अब वो भी नहीं हो रही। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ये तमाम तर जो फैसले हैं इसमें ये चीज़ें तय थी कि पीपल्स पार्टी फर्स्ट फेज़ में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, अगर नेक्स्ट फेज़ में आएगी तो ये भी चीज़ें तय थी तो आ जाएंगे। इससे मेरे ख्याल में ना तो कोई पॉलिटिक्स में उनकी कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही इसके अलावा उनकी कोई दीगर जो आपने वजूहात गिनवाई हैं कि इन वजूहात की का असर हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल किसी वजह से असर हो सकता है। चीज़ें तय हैं तो वो आ जाएंगे, नहीं हैं तो वो नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा उनको खुद जो है वो गौर व फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, एक और अहम मामले से मुतालिक बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीए ने एफपीआर की मोबाइल सिम्स बंद करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ये मोबाइल सिम्स उन लोगों की बंद होनी थी जिन्होंने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे। डॉक्टर साहब, क्या ये सिम ड्रामा एक मिस्टेक थी? देखिए 35,000 तंदूर हैं इस मुल्क के अंदर, ठीक, हाँ? और हर तंदूर वाला रोज़ाना की बुनियाद पे उसके जहन में एक नक्शा होता है कि मैं आटे की बोरी कितने की लूँगा, 80 ग्राम की रोटी बेचूंगा, 100 ग्राम की बेचूंगा, मुझे मिलेगा क्या और मेरा जाएगा क्या? बिल्कुल सोचता है। मिलेगा क्या और जाएगा क्या? अब मुझे ये बताइए कि आप जो मोबाइल सेक्टर है पाकिस्तान का, मोबाइल फ़ोनों का, टेलीकॉम का सेक्टर, वो सालाना 327 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करता है। आप उनका बिजनेस बंद करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। खुदाया सोच लूँ ना, मिलेगा क्या, जाएगा क्या? 5 लाख सिमें बंद कर दी, आपको कोई उन्होंने टैक्स दे देना है? आप मोबाइल सेक्टर का, टेलीकॉम सेक्टर का कारोबार बंद करना वो चाहते किसी टैक्स पेयर के नाम पे सिम निकलवा लेंगे और निकाल लेंगे। अगर आप तंदूर वाले से पूछे ना कि नक्शा वो कि तजवीज़ बताओ, भाई करना क्या है मुल्क के, तंदूर वाला आपको बता सकता है जो हमारे प्रॉब्लम्स का मामला है। आपको 3 या 4 नुस्खे आपको बता देगा। वो कहेगा यार ये 5 लाख से मत छोड़ो, ये पीआईए 30 करोड़ रुपया रोजाना का नुकसान कर रही है, इसको बंद करो। बंद कर दो। उसे में क्यों बंद करते हो? 30 करोड़ रुपया रोजाना का। दूसरा नुस्खा अगर उसके देन में आए, वो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी खसारे में 30 करोड़ रुपया रोजाना, जितना पीआईए उधर वो 30 करोड़ वो नुकसान कर रही है। इसको भी बंद कर दें। अच्छा, ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये दुनिया की तेल की कंपनियां चलती हैं, अरबों डॉलर कमाती हैं, ये खसारे में, ये खसारे में, ये 55 लाख रुपए रोजाना। कहना आसान है, मैं बहुत रोजाना बड़ी इसलिए amount कह रहा हूं कि वो तंदूर वाला जो है वो रोजाना की बुनियाद पे उसने हिसाब रखा है। आज मैंने इतने की आटे की बोरी ली थी, इतनी रोटियां मैंने बनाई और बेची, मुझे ये मिला और ये मेरा चला गया जब आटे की बोरी लेने गया। बिल्कुल दुरुस्त। और चौथा नुस्खा अगर आप सामने रखें, वो तंदूर वाला भी आपको बता देगा कि पाकिस्तान स्टील 55 लाख रुपया रोजाना का नुकसान, आप चले 5 लाख से में बंद कर। मतलब ये अभी भाई साहब ने वो बड़ा जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल किया था, तरीका ए कार। ये रियासत चलाने का तरीका ए कार कौन बनाता है, कहाँ बनता है, इसका नतीजा कोई सोचता है, मिलेगा क्या, जाएगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहती हूँ कि अनवर साहब इसका जवाब दें, जो अक्सर गवर्नमेंट के फेवर में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अनवर रज़ा साहब, इतनी नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच एफबीआर के जो करता धरता है उनके पास आती कहाँ से है? देखिए सलमा, ये सिम्स बंद करके आप टैक्स रेवेन्यू नहीं हासिल कर सकते, टैक्स नेट को नहीं बढ़ा सकते। ये तरीकाकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए, इससे आप वाकई ही आईटी सेक्टर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया जाता है
127 अरब रुपए का आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तानियों के पास बहुत सारे तरीकाकार मौजूद है, वो टैक्स पेयर के नाम पे सिम्स निकालेंगे, आप क्या करेंगे? देखिए इन्हें जो असल जड़ है उसकी तरफ जाना चाहिए। वो क्या है कि आपको टैक्स कलेक्शन के लिए आपको लोगों को फैसिलिटेट करना है। आपने जो टैक्स पे करते हैं आपने उनकी जिंदगी आजाद की हुई है। आपने जो तरीकाकार इख्तियार किया हुआ है कि आपका 20 लाख टैक्स है, आप 2 लाख हमें दीजिए, बाकी 18 लाख कौमी खजाने को टीका लगा दीजिए। इस तरीकाकार को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप सिम्स बंद कीजिए और दूसरे तरीकों से टैक्स कलेक्शन में इजाफा कर सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। इससे आपका इकोनॉमी को मजीद नुकसान पहुंचेगा। ऐसे फैसले ही पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए लोगों को फैसिलिटेट करना है, टैक्स जो पे करते हैं उनको फैसिलिटेट करना है, ना कि आप इस तरह के तरीकाकार से दूसरे जो बिजनेस हैं उनको तबाह करें। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए गवर्नमेंट। अच्छा अनवर साहब, आपकी आवाज ड्रॉप होना शुरू हो गई। अब्बासी साहब का कमेंट ऐड कर लूं मैं। जी अब्बासी साहब, एक देखें एफबीआर ने एक नॉन प्रैक्टिकल सी चीज़ को अप्लाई करने का फैसला किया। यहाँ पे भी गलती क्या की कि एक दूसरे इदारे पे डिपेंडेंट है, वो मोहताज नहीं है इनकी हर बात मानने का, वो चाहें तो माने, ना चाहे तो ना माने, जाहिर है उनका अपना नुकसान है। तो एफबीआर बेसिकली खुद अपने ऑन पे कर क्या सकता है? देखिए एफबीआर तो अपने ऑन पे बहुत कुछ कर सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने खुद टैक्स रिकवरी को और टैक्स एविजन को रोकना है, और वो अपना काम करने के बजाय वो अपना काम जो है वो जो पीटीए ने काम करना है उनके ऊपर पूरा मलबा डाल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमारी हेल्प करें इस मामले में, और जो अपना काम है वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब इधर गाइड कर सकते हैं, 2700 अरब रुपए की जो टैक्स एविजन की और टैक्स लिटिगेशन की बात हो रही है, उसके बारे में कहा गया कि आप कानून साजी कर लें और ऑर्डिनेंस ले आएँ और उसके तहत हम जो है वो ये 2700 अरब रुपए रिकवर कर लेंगे। तो पता ये चला कि वो भी जो पूरा एक मंसूबा है उसमें बहुत से लेकुनाज हैं और शायद वो भी अमल दरामद ना हो सके। पूरी हुकूमत को इस काम के ऊपर लगा दिया कि हमारे 2700 अरब रुपए जो है वो यहाँ पर ब्लॉक हैं और हम इस लेजिस्लेशन के जरिए इसको ठीक कर लेंगे। इस वक्त हुकूमत की ये सूरत हाल है कि देखें आप ना, एक करियाना स्टोर जो है ना वो भी एक प्लान के तहत चलता है। वो बताता है कि हमारा ये आमदन होगी, ये लॉसेज होंगे, ये एक्सपेंडिचर होंगे। यहाँ हुकूमत का मसला ये है कि हुकूमत बगैर किसी रिसर्च के एक ऑर्डर पास कर देती है, एक फैसला कर देते हैं कि सिम्स बंद कर दें, ये कर दें, ट्रेन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि तो गलत ट्रेन थी, तो कहीं और मनसूबाबंदी के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। तमाम मेहमानों का नाजरीन पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।